नेक्स्ट लिखो एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, और तीसरा नाम है इसका खराश इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। मेन बात यह है कि इट इज शोन बाय ओनली HBr। it is shown by only HBr, only HBr, not HF, HCl and HI। मतलब ये है कि आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, HBr ऐड कर दें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr ऐड कर दें, तो लास्ट क्लास में आपने मार्कोनिकॉव रूल लिखा। आपने ये लिखा कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, तो Br सेकेंडरी कार्बन पे आएगा, H प्राइमरी पे आएगा। ये तो है मार्कोनिकॉव, ये लास्ट क्लास में आपने लिखा। एंटी मार्कोनिकॉव क्या है? अगर आप प्रोपीन में HBr ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो बिल्कुल उल्टा रिजल्ट मिलता है। उल्टा रिजल्ट मिलने का मतलब है Br ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन से ज्यादा हैं। ठीक, इसका अपोजिट एडिशन, इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव। ये है एंटी मार्कोनिकॉव। उल्टा हो गया। क्या ये एंटी मार्कोनिकॉव HCl शो करेगा? फर्दर नोट करें, प्रोपीन मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, प्रोपीन मींस अनसिमेट्रिकल। इसमें अगर हम HCl डाल दें और पेरोक्साइड भी हो, तो क्या HBr जैसी रिएक्शन होगी? आंसर है नो। मतलब HCl के एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पेरोक्साइड हो या पेरोक्साइड ना हो। ये तो मार्कोनिकॉव ही शो करेगा। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव केवल HBr शो करता है, ओनली HBr। वाई ओनली HBr? वाई ओनली HBr? यहां तक लिख लिया आपने?
वाई ओनली HBr। तो लिखें आप मैकेनिज्म, इससे समझ में आएगा। इसकी मैकेनिज्म या रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आपको मालूम है कि पेरोक्साइड अगर नहीं है तो रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान देना। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तब तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, और फिर रेडिकल एडिशन अगर होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो हुआ। तो पहला स्टेप क्या है इसमें? फर्स्ट स्टेप वो है होमोलिसिस ऑफ पेरोक्साइड। होमोलिसिस ऑफ पेरोक्साइड। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है होमोलिसिस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो। जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो। कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आपको लेना है। यहां जरूरी नहीं है कि आप C6H5 लें, यहाँ पे CH3 भी ले सकते हैं। C6H5 को बदल सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की। तो सबसे पहले इस OO सिंगल बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। आपको 2 मोल C6H5 COO माइनस मिले। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ये C6H5 फ्री रेडिकल बनता है। ये तो है पहला स्टेप। इसको करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही ये स्टेप हो जाता है। पेरोक्साइड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, आपको मालूम है। अगर सनलाइट में रख दें तो और जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है। बिना किसी हीट के पेरोक्साइड को अगर ओपन छोड़ दें तो भी टूट जाता है। अब ये जो पहले स्टेप में C6H5 फ्री रेडिकल बना, यही आगे रिएक्शन को प्रोपेल करेगा। तो दूसरा स्टेप है रिएक्शन विद HBr टू फॉर्म Br फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो C6H5 फ्री रेडिकल है ये HBr से रिएक्शन करता है। H ले लेगा यहां से और Br फ्री रेडिकल आपको देगा। ये C6H6 बेंजीन बनेगी, Br फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे Br फ्री रेडिकल बना, ध्यान देना। Br प्लस आयन नहीं बना या Br माइनस आयन नहीं बना। थर्ड स्टेप है एडिशन ऑफ Br फ्री रेडिकल ऑन C डबल बॉन्ड C। Br फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है।
इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो आपके पास प्रोपीन है, इसका सीसी पाई बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बीआर की प्रेजेंस में। हाफ एरो लगाना, हाफ एरो। दो पॉसिबिलिटी हैं आपके पास। एक तो ये कि बी आर टर्मिनल कार्बन पे जाए, और दूसरा बी आर इंटीरियर कार्बन पे आए। बी आर टर्मिनल पे जाएगा तो ये इंटीरियर कार्बन पे फ्री रेडिकल दिखेगा, इस पे फ्री रेडिकल दिखेगा ऐसे, या फिर बी आर इंटीरियर पे आएगा तो टर्मिनल पे फ्री रेडिकल बनेगा। ये दो फ्री रेडिकल में आप बता सकते हो कौन मोर स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल? तो पहला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक ही है। तो पहला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, इसकी रिएक्शन से बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये रिएक्ट करेगा एच बी आर से, और H के साथ बॉन्ड बनता है, वापस बी आर फ्री रेडिकल बनता है। फिर H आएगा इस पे, ये बी आर पहले ही इस पे है, और एक बी आर फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर ये स्टेप रिपीट होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से बी आर फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा। ये चलता रहता है जब तक कि अल्कीन खत्म ना हो जाए। तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपके सिलेबस में है, आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकती है। एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म दी गई है। ये तो यहां तक बात हुई कि ये एच बी आर के साथ लिख दिया। 1 ब्रोमो प्रोपेन एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है, ये सामने है आपके। 1 ब्रोमो प्रोपेन एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब बात आती है कि HCl ये काम क्यों नहीं करता, पेरोक्साइड भी हो तो भी, या HF क्यों नहीं करता, HI क्यों नहीं करता? HF, HCl, HBr, HI क्यों नहीं करते? जल्दी लिखो। महक बेटा, थर्ड स्टेप में कोई भी नई बात नहीं हुई है। आप मुझे बताओ सीसी पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? थर्ड स्टेप में कोई भी मैंने नया पॉइंट नहीं बोला।
सी सी पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? देखो, जिस बच्चे को पिछली डेफिनेशन से याद होंगी वो सारा कुछ स्मूथली याद होता जाएगा। सी सी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मैंने यहां पे इसीलिए आपको ये इलेक्ट्रॉन 7 भी लिखे हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकैटायन हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्री रेडिकल हो, इन सब की प्रेजेंस में सी सी पाई बॉन्ड टूट जाएगा। या ये कहें कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी हो। एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करे या दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करे, बस इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी हो, ऐसा कोई केमिकल डाल दें तो सी सी पाई बॉन्ड टूटेगा। अब बी आर तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास है। तो पाई बॉन्ड का एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा वो। एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? होते तो दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे दिखेगा। तो यहां हमने वैसे ही बनाया। अगर का बी आर का बॉन्ड टर्मिनल के साथ बना तो इंटीरियर पे दिखा फ्री इलेक्ट्रॉन, और इंटीरियर के साथ बी आर का बॉन्ड बनाया तो टर्मिनल पे आ गया। सी सी पाई बॉन्ड ही तो तोड़ा। तो एच बी आर ही क्यों ये शो करता है, एच एफ और एच सी एल क्यों शो नहीं करता? तो इसमें नोट कर लें, देखो दो बातें हैं। एनसीईआरटी में जो बात मिसिंग है उस पे मैं आ रहा हूं। ये दोनों रिएक्शन केवल वो शो करते हैं, ये रिएक्शन ओवरऑल वो शो करेगा जिसमें जिसमें स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एक्सोथर्मिक होंगे। थर्मोडायनेमिक कंडीशन ये है कि स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कैसे होने चाहिए? एक्सोथर्मिक दोनों। क्यों एक्सोथर्मिक होने चाहिए? क्यों एक्सोथर्मिक होने चाहिए? आपको ये मालूम है कि किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है? यस और नो? और ये जो रिएक्शन आपने लिखी है स्टेप 2, इस स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड साइड कितने पार्टिकल हैं बताओ? 2 पार्टिकल्स। राइट हैंड साइड कितने पार्टिकल हैं? 2 पार्टिकल्स। तो डेल्टा एस तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जीरो मान लें। यस या नो? भाई डेल्टा एस क्या है? चेंज इन रैंडमनेस। व्हाट इज डेल्टा एस? चेंज इन रैंडमनेस। यस और नो? डेल्टा एस थोड़ा बहुत याद है थर्मो? डेल्टा एस इज द चेंज इन रैंडमनेस। तो रैंडमनेस में कोई चेंज आया? लेफ्ट साइड 2 पार्टिकल्स, राइट हैंड साइड 2 पार्टिकल्स।
अब जरा सोचिए, सिंपल सी थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो डेल्टा जी निगेटिव कैसे हो सकता है? डेल्टा जी निगेटिव कैसे हो सकता है? एक ही तरीके से, जब डेल्टा एच कैसा हो, डेल्टा एच निगेटिव हो, तभी डेल्टा जी निगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। डेल्टा एच को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी डेल्टा जी निगेटिव हो सकता है। बात समझ में आ गई आप सबको? तो सेकंड स्टेप का डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए, थर्ड स्टेप का डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आप देखें तो एच एफ की तो एक्सेप्शनली हाई होती है, फिर एच सी एल, एच बी आर और एच आई की लो होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जब यहाँ एच एफ बॉन्ड टूटेगा वो स्ट्रांग होगा, एच सी एल बॉन्ड टूटेगा तो वो भी स्ट्रांग होता है। तो ये जो दो एच सी एल और एच एफ जो हैं, इनकी ब्रेकिंग तो डिफिकल्ट होती है। इनके साथ तो जो स्टेप नंबर 2 है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, एंडोथर्मिक सॉरी, स्टेप 2 एंडोथर्मिक। बाकी दोनों के साथ स्टेप 2 एक्सोथर्मिक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के साथ स्टेप 2 एक्सोथर्मिक होता है। तो फिर पेरोक्साइड इफेक्ट एच बी आर शो कर रहा है, तो एच आई को भी शो करना चाहिए, एच आई को भी शो करना चाहिए। बट थर्ड स्टेप पे जाओ, थर्ड स्टेप में मामला क्या है? थर्ड स्टेप में एक सीबीआर बॉन्ड बनेगा और एक सीआई बनेगा, एक सीबीआर बनेगा और एक सीआई बनेगा। और वीक बॉन्ड कौन बनेगा? वीक बॉन्ड कौन बनेगा? वीक बॉन्ड कौन सा होगा, सीबीआर या सीआई? तो सीआई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा। और वीक बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है, इनफैक्ट एंडोथर्मिक ही होता है इसके लिए। तो स्टेप 3 एंडोथर्मिक होगा, सीआई बॉन्ड जब बनता है। जब सीआई बॉन्ड बनता है, मतलब आयोडीन के केस में स्टेप नंबर 2 तो होगा एच आई के साथ, स्टेप नंबर 3 नहीं हो पाएगा। फिर बी आर फ्री रेडिकल तो ऐड हो गया डबल बॉन्ड पे, आई फ्री रेडिकल ऐड नहीं होता। तो फिर क्या होगा, दो आई फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं और I2 बना लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में सारा लिखा है, बट ये जो थर्मोडायनेमिक लिंक है वो नहीं लिखा उन्होंने, थर्मोडायनेमिक लिंक नहीं लिखा। आपके पास एनसीईआरटी होगी, ओपन करो जल्दी से, देखो हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये आपके स्कूल एग्जाम में लिखने को आएगा सारा। हाइड्रोकार्बन में देखो एल्कीन, और एल्कीन में देखो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट, हेडिंग पड़ी है, जल्दी देखो। मिल गया सबको?
अब अगर आपको मिल गया तो देखो, पहले तो मैकेनिज्म लिखी हुई है, मैकेनिज्म के लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और उस पैराग्राफ में वो ये समझा रहे हैं कि केवल HBr ही पेरोक्साइड शो करता है, वाई नॉट HF, HCl एंड HI, वाई नॉट HCl, HF एंड HI, ये वो समझा रहे हैं। पढ़ें पूरा पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। यहां से पढ़ें, it may be noted that the peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. This may be due to the fact that the HCl bond being stronger than HBr is not cleaved by the free radical. वो कह रहा है कि HCl के साथ, और HF तो लिखा ही नहीं उसने, HCl के साथ ये स्टेप नंबर 2 नहीं होगा। HCl bond is not cleaved by free radical. मतलब स्टेप नंबर 2 नहीं होता है। साथ में लिख रहे हैं ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, डाटा लिखा है उन्होंने 430.5 किलो जूल पर मोल, मिल गया। अब इतनी सी बात उन्होंने लिख दी है, पर आगे थोड़ा और डिटेल कर देते तो आसान हो जाता। थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिखी, बस बॉन्ड एनर्जी हाई लिखी, तो क्यों नहीं होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, कि हाई बॉन्ड एनर्जी है तो क्यों नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि कोई भी स्टेप तब होता है जब उसका डेल्टा जी निगेटिव हो। डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए डेल्टा एस यहाँ तो 0 है, तो डेल्टा एच का निगेटिव होना जरूरी है। आगे समझ में, तो इन्होंने डेल्टा जी लिंक नहीं किया। आगे पढ़ो, लिख रहे हैं HBr, आगे लिख रहे हैं HI के लिए, वेयर एज द HI बॉन्ड इज वीकर, HI बॉन्ड वीकर है, 296.8 किलोजूल पर मोल, एंड आयोडीन फ्री रेडिकल्स combine to form iodine molecules instead of adding to the double bonded carbon. ये कह रहे हैं कि आयोडीन फ्री रेडिकल C डबल बॉन्ड C पे ऐड नहीं होगा, स्टेप 3 नहीं होगा, उसकी जगह 2 आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन करके I2 बना लेंगे। ये इन्होंने इसका रीजन नहीं लिखा, क्यों इसका रीजन नहीं लिखा, आप देखें ध्यान से, इसमें तो मामला ही उल्टा है। वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड 2 पार्टिकल हैं और राइट हैंड साइड एक ही पार्टिकल बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, इसको एक ही काउंट करना, 2 मोल नहीं, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल होगा तो यही बनेगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस तो नेगेटिव है, और अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव हो ना, तो डेल्टा एच को तो गारंटीड पॉजिटिव नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा। क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है, आगे नेगेटिव साइन है, तो -T डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। पूरी राइट हैंड साइड नेगेटिव तभी हो सकती है जब डेल्टा एच हाई नेगेटिव हो। और यहाँ तो CI बॉन्ड वीक बनता है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि CI बॉन्ड वीक बनता है, डेल्टा एच हाई नेगेटिव होगा, हाई सॉरी हाई पॉजिटिव आएगा बल्कि।
वीक बॉन्ड बनता है। इन्होंने सीधे लिख दिया कि आयोडीन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे ऐड नहीं होगा, आपस में कंबाइन करके I2 बना लेंगे। ये सीधा सेंटेंस लिखा है। क्यों ये होगा, डबल बॉन्ड पे ऐड क्यों नहीं होगा, वो नहीं समझाया। समझ में आ गया? थर्मोडायनेमिक्स से लिंक कर लोगे इसको। ओके, तो ये तो बात हुई अबाउट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। कुछ मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन दे रहा हूं, पर ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। लिखो नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे आपके पास है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन अपने आप रीअरेंज हो जाता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में चला जाता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन अपने आप रीअरेंज होके सेकेंडरी में चला जाता है बाय इटसेल्फ। ये जो हाइड्रोजन है सेकेंडरी कार्बन की, ये हाइड्रोजन अपने पेयर के साथ इस पे माइग्रेट कर जाती है। इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर। 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर। साइंस में 1,2 का मतलब होता है एडजेसेंट। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन में अपने आप कन्वर्ट होता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में जाता है, सेकेंडरी टर्शरी में जाता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी में जाता है। जैसे आपके पास ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी में चला जाएगा। टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, इसे भी 1,2 कहते हैं। 1,2 मतलब एडजेसेंट। और अगर मान लीजिए ये तीनों मिथाइल ग्रुप होते, तो अगर ये तीनों मिथाइल ग्रुप होते तो भी क्या ये रीअरेंजमेंट होती? आंसर है यस। अब 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर की जगह यहाँ पे होता 1,2 मिथाइल ट्रांसफर। वन टू हाइड्राइड ट्रांसफर की जगह 1,2 मिथाइल ट्रांसफर होता।
तो कार्बोकैटायन आसानी से रीअरेंज हो जाता है टू बिकम मोर स्टेबल, टू बिकम मोर स्टेबल। और इस रीअरेंजमेंट की वजह से अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो भी मिलते हैं। जल्दी करो, लिख लिया इसको? ओके। जैसे कोई आपसे ये पूछे कि आपके पास ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, और इसमें हमने ऐड कर दिया HCl, मार्कोनिकॉप एडिशन की बात हो रही है। आपको ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। और थर्ड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। क्यों है ये अनएक्सपेक्टेड और यही मेजर है? भाई डबल बॉन्ड तो यहां 1 और 2 के बीच में था, फिर Cl इस थर्ड कार्बन पे कैसे पहुंच गया? Cl 1 या 2 में से किसी पे आना चाहिए ना, थर्ड कार्बन पे कैसे पहुंच गया? और ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है यही मेजर है। रिएक्शन लिख लिया आपने? जल्दी करो। तो देखो आपको कैसे सोचना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको मालूम है कि सीसी पाई बॉन्ड टूटेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन है, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में सीसी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इससे आपको 2 कार्बोकैटायन मिलेंगे, 2 कार्बोकैटायन मिलेंगे, एक ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन और एक ये प्राइमरी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा, एक प्राइमरी, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाएगा हाइड्राइड ट्रांसफर से टर्शरी में। ये 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो ये तो है ब्रेकिंग ऑफ सीसी पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब Cl- इन तीनों में से कहीं भी जा सकता है, Cl- इन तीनों में से कहीं भी जा सकता है। आपको बताना इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया? अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट क्यों है?
चलो ठीक है, आगे लिखो। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या आप इसका मेजर प्रोडक्ट बता सकते हो? क्या आप इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बता सकते हो? हाँ, जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं। बताओ जरा, इस पे HBr ऐड करें तो क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। बताओ इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो मेजर प्रोडक्ट होगा फर्स्ट। आ गया समझ में सबको? सबको समझ में आ गया? तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं रीअरेंजमेंट एग्जांपल्स के। बस मैंने एक दो एग्जांपल आपको दे दिए, काफी है। ठीक है, तो ये तो बात है एडिशन ऑफ HX peroxide इफेक्ट के साथ भी, एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ, और विदाउट एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो आप। नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर आप एल्कीन में डायरेक्ट वाटर ऐड कर देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि H2O काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में CC पाई बॉन्ड टूटता नहीं। तो सीधे सीधे वाटर डाल देंगे तो H2O ऐड नहीं होने वाला। H2O ऐड हो जाता है एल्कीन पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इस स्मॉल अमाउंट कंसंट्रेटेड H2SO4 की लेनी पड़ेगी। स्मॉल अमाउंट कंसंट्रेटेड H2SO4 की लेंगे तो ये एडिशन होगा। एसिड मीडियम में वाटर ऐड होता है, डायरेक्ट वाटर ऐड कर दे न्यूट्रल मीडियम में या एल्कलाइन में तो ऐड नहीं होगा। एसिड मीडियम में वाटर ऐड होता है अक्रॉस C डबल बॉन्ड C। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसकी मैकेनिज्म में नया कुछ नहीं है, जल्दी से लिख लो। एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म दी नहीं गई, पर वो मानते हैं कि मैंने आपको HCl बता दिया, तो आप इसकी मैकेनिज्म अपने आप लिखें। पहला स्टेप तो है ब्रेकिंग ऑफ CC पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ब्रेकिंग ऑफ CC पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे हमारे पास है प्रोपीन,
और इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे है H प्लस आयन। H प्लस आयन कहां से आए? H प्लस आयन कहां से आए? वाटर एडिशन तो हो रहा है। तो हमने एसिड अलग से ऐड किया तो कार्बोकैटायन बन गया, पहला स्टेप। अब ये कार्बोकैटायन बन गया तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद H2O। H2O तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब H2O के साथ रिएक्शन होगी। इस कार्बन के पास आपको मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के पास। ये यहां से सीधे बॉन्ड पेयर लेगा। ये दोनों स्टेप क्लियर हैं सबको? ओके। अब अगला स्टेप मैं डायरेक्ट इसी के साथ लिख रहा हूं, वो ये है कि यहां से H को फ्री करते हैं O न्यूट्रल करने के लिए। H प्लस आयन को फ्री करते हैं। H प्लस आयन रिप्रोड्यूस हो गया। जो पहले स्टेप में हमने H प्लस कंज्यूम किया था, इन द एंड रिप्रोड्यूस हो गया। तो एसिड किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड काम कर रहा है कैटालिस्ट का। एसिड काम कर रहा है कैटालिस्ट का। जल्दी करो, मैकेनिज्म लिखो इसकी। लिख लिया इसको? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप बताओ मुझे, अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और मैं उसमें वाटर ऐड कर दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं एरो के ऊपर H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। आप बता सकते हो कहाँ पे H आएगा, कहाँ पे OH आएगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? मैकेनिज्म सोच के बताओ। तो देखो, पूरी मैकेनिज्म बार बार नहीं लिखते, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैकेनिज्म अपने आप पूरी दिमाग में घूमने लगती है। एक दो रिएक्शन की प्रैक्टिस के बाद मैकेनिज्म आपके दिमाग में अपने आप घूमेगी, लिखना नहीं है। कैसे? आप सोचोगे कि सीसी पाई बॉन्ड टूटेगा H प्लस की प्रेजेंस में, ये सब दिमाग में चलते रहना चाहिए। सीसी पाई बॉन्ड टूटेगा H प्लस की प्रेजेंस में तो कार्बोकैटायन बनेगा। प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ये सारी थ्योरी दिमाग में चलते रहना चाहिए। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो उसी को ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर देता है।
आपने ये मैकेनिज्म प्रैक्टिस कर रखी है तो इस एग्जाम्पल में वो दिमाग में चलेगी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, उसे वाटर अपने लॉन पेयर देगा, इसका मतलब है OH सेकेंडरी कार्बन पे दिखेगा, तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आया समझ में कैसे सोचना है आपको? पूरी मैकेनिज्म लिखना नहीं है, मैकेनिज्म तो केवल एक ही लिखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर बाकी एग्जाम्पल्स में दिमाग में चलती रहे। चलो ठीक है, अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। आप बताओ मुझे, मेरे पास है आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, इसमें ऐड कर दिया H3O+, ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O और H+ अलग अलग ना लिख के इकट्ठा लिख सकते हैं। ये है आइसोब्यूटीन। आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। OH टर्शरी कार्बन पे आएगा तो H प्राइमरी पे, और OH प्राइमरी पे आया तो H टर्शरी पे आएगा। इन दो में से डिसीजन लेना है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा। मैकेनिज्म को सोचो और बताओ मुझे। कंपटीशन में बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा हो कि जिसे समझ में ना आया हो तो मैं पूरी मैकेनिज्म लिखूं? क्या किसी को द्वारा मैकेनिज्म चाहिए इसकी? ओके, नेक्स्ट देखो। अगर मैं ऐसे दे दूं, और इसमें ऐड करूं आइसोपेंट H3O+ ऐड करूं, सॉरी, इसमें आपको तीन डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, तीन डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। अब मैं केवल OH की लोकेशन दिखाऊंगा, H की लोकेशन नहीं, केवल OH की लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा एक डिफरेंट कलर से। ये पॉसिबल पोजीशंस हैं OH के लिए। आपके मन में आएगा कि डबल बॉन्ड तो कार्बन 1 और 2 के बीच है, फिर ये एडिशन थर्ड पे कैसे, ये प्रोडक्ट कैसे बन गया? ये तीन प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या ये बात सबको समझ में आती है? फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसी को साइक्लिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दूं, साइक्लिक में, H3O प्लस आपने डाल दिया, यहां भी OH की 3 डिफरेंट लोकेशंस आपको मिलेंगी। OH की 3 डिफरेंट लोकेशंस आपको मिलेंगी। बता सकते हो कौन सा एल्कोहल बनेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है। आ गया समझ में सबको? तो ये तो बात हुई एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस सी डबल बॉन्ड सी। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ हेलोजन। ये रिएक्शन द्वारा आएगी एल्कोहल प्रिपरेशन में, वहां ऑल केस डील करेंगे। एल्कीन की प्रॉपर्टी या एल्कोहल की प्रिपरेशन, ये द्वारा आएगी 12th में। तो अभी मैं थोड़ा लिमिटेड हूं, पूरी कवरेज तो 12th में होगी। एडिशन ऑफ हेलोजन X2। तो जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें आपने क्लोरीन ऐड कर दिया, सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यहां सॉल्वेंट भी लिखना पड़ेगा। सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इन सॉल्वेंट का नाम है नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लें, वाटर, तो दोनों कार्बन पे क्लोरीन नहीं आता, एक कार्बन पे Cl आता है और एक कार्बन पे वाटर का OH आता है। दोनों कार्बन पे Cl नहीं आता। तो इस रिएक्शन में सॉल्वेंट साथ साथ लिखा आएगा, हमेशा साथ साथ लिखा आएगा। अगर आपके पास प्रोपीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर आप ऐड कर दें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों Br ही है ना। तो किसी पे भी आप कुछ भी बना के दिखा दो, एक ही बात है, दोनों जगह Br। ये रिएक्शन तो बहुत आसान है। बट अगर मैं कहूं कि इसमें ब्रोमीन H2O की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में डाला, तो फिर Br प्राइमरी पे दिखता है और OH सेकेंडरी पे दिखता है। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शन के साथ सॉल्वेंट लिखा हुआ आएगा।
इसकी मैकेनिज्म 12th में डील करेंगे, 12th में डील करेंगे। ये जो Br और H2O है ना, इसको सिंपली HOBr भी लिख सकते हैं इकट्ठा करके, और इन दोनों को इकट्ठा करके HOCl लिख सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है Br प्लस आयन, इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस आयन, और H2O न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। मैकेनिज्म इसकी बाकी सबसे डिफरेंट है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में अभी जा नहीं रहा हूं, 12th में ही डील करूंगा। बट ये ध्यान रखें कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल हैलाइड प्लस आयन होता है। अगर आई प्रॉब्लम तो इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं। अभी 11th लेवल पे डिटेल्ड मैकेनिज्म 12th में लेंगे। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ H2SO4। तो अगर आपके पास इथीन है, H2SO4 को ऐसे सोचो H प्लस HSO4 माइनस, आप समझ जाएंगे, पूरी रिएक्शन लिख लेंगे आसानी से। H प्लस की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर HSO4 रिएक्ट करेगा, तो ये होगा OSO3H। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि HSO4 माइनस कहाँ दिखेगा और H प्लस कहाँ दिखेगा। बताओ, HSO4 आयन कौन से कार्बन पे दिखेगा, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे? सोचो मैकेनिज्म, ऐसे सोचो कि सीसी पाई बॉन्ड H प्लस की प्रेजेंस में टूट रहा है, तो HSO4 माइनस आयन कौन से कार्बन पे दिखेगा? HSO4 माइनस दिखेगा आपको सेकेंडरी कार्बन पे। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, BAE, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये माइल्ड ऑक्सीडेंट का काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडेंट का काम करता है। रिएक्शन बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगी डायरेक्ट। जैसे इथीन में अगर आप बेयर्स रिएजेंट डाल दें, बेयर्स रिएजेंट इथीन में डाल दें,
तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आएगा। इसको कहते हैं ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल। और ये ग्लाइकॉल यूज होता है एज एन एंटी फ्रीज। एज एन एंटी फ्रीज। प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। बस दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपको OH लाना है और कुछ नहीं करना। बेयस रिएजेंट आप ऐड कर दो, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आएगा। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म भी 12th में ही डील करेंगे। डाइऑल प्रिपरेशन जब हम पढ़ेंगे तब डील करेंगे। अभी मैं मैकेनिज्म केवल वही ले रहा हूं जो आपको एनसीईआरटी में दी गई है, या थोड़ा आप जल्दी समझ सकते हो, कम टाइम लेने वाली। बट ध्यान दें, ये तो है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। अगर मैं ले लूं हॉट एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। हॉट एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। या इसकी जगह आप हॉट हॉट एसिडिक K2Cr2O7 भी ले लें, ये भी ऑक्सीडेंट होता है। रिडॉक्स में आप पढ़ चुके हैं, KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं। तो ध्यान दें, अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह की एल्कीन है, आपने इन दोनों में से किसी को भी डाल दिया, हॉट एसिडिक KMnO4 या हॉट एसिडिक K2Cr2O7, क्या होता है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली टूटता है, डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। ये जो कार्बन है टर्शरी, ये तो C डबल बॉन्ड O में आएगा, ये C डबल बॉन्ड O में आएगा। और ये कार्बन जिसपे एक H है, ऑक्सीडेशन के मतलब CH बॉन्ड भी बाहर जाएगा और ये बनेगा एसिड, डबल बॉन्ड O भी आएगा और एक OH भी आएगा, एसिड बन जाता है। तो एक कीटोन बनेगा, एक एसिड बनेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह की एल्कीन होती, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे H होता, तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे H होता तो वो दोनों CH तोड़ने पड़ते, क्योंकि KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं। तो इस केस में आपको दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे। दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे। तो KMnO4 K2Cr2O7 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है।
इनमें मैकेनिज्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी। लिख लिया इसको। बट एक और इंफॉर्मेशन, लास्ट वन, कि अगर आपके पास टर्मिनल एल्कीन हो तब क्या होगा। टर्मिनल एल्कीन हो, KMnO4 ऐड करो, एसिड मीडियम हो, हीट कर दो, ऐसे लिखा हो, इसका मतलब है हॉट एसिडिक KMnO4। हीट भी हो, एसिड भी हो, KMnO4 भी हो। टर्मिनल एल्कीन अगर है तो जो टर्मिनल कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होके फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड से फाइनली CO2 में जाता है। टर्मिनल कार्बन CO2 में आता है। तो अभी इतना प्रैक्टिस करें। अभी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है ओजोनोलिसिस। इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे और कल आसानी से एल्कीन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मुश्किल से हाफ एन आवर लगेगा।